नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। तुम लोग मेरे लिए हमेशा दोस्त की तरह ही रहे हो। हम लोग लगातार नए नए टॉपिक पर और नए नए माध्यमों से चर्चा कर रहे हैं। अभी जो YouTube चैनल मैंने बनाया है वो हम लोगों के सबके उद्धार के लिए कह सकती हूँ बनाया है। मेरा उद्धार इस रूप में कि मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ, आपका उद्धार इस रूप में कि आप उस चीज़ में पिछड़े हुए नहीं हो जिसको हमें इस विकट परिस्थितियों में पिछड़ जाना तय सा था। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप और हम मिलकर कदम ताल करते हुए सिलेबस को पूरा करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम तक पहुँचे। तो इस कड़ी में आज हम BA पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक मुक्तक काव्य को पढ़ेंगे। अब इसके पहले हमने महाकाव्य को पढ़ लिया, खंड काव्य को पढ़ लिया। काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक, और प्रबंध काव्य के फिर जो भेद होते हैं उस पर हमने बात की थी। आज हम लोग प्रबंध काव्य के दूसरे भेद मुक्तक काव्य पर बात करेंगे। तो अगर हम बंध की दृष्टि से श्रव्य काव्य के दो भेद करें, प्रबंध और मुक्तक, तो प्रबंध में छंदों का पूर्वापर संबंध रहता है, जबकि मुक्तक में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है और वह अपने विषय का प्रतिपादन करने में स्वतः ही सक्षम होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रबंध में कथानक की श्रृंखला बनाए रखने के लिए छंदों का एक निश्चित क्रम रहता है। इन छंदों में एक भी छंद इधर से उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से प्रबंध की श्रृंखला टूट जाती है। जबकि मुक्तक के प्रत्येक छंद को कहीं से उठाकर कहीं रखा जा सकता है और प्रत्येक स्थल पर पहुंचने पर वे वही अर्थ देंगे जो अपनी पूर्व स्थिति में देते रहे हैं। यानी प्रबंध का मतलब बंधा हुआ काव्य, अध्याय में, सर्ग में, उच्छ्वास में, जिसमें भी कह दीजिए, उसमें कथा आद्योपांत चलेगी, शुरू से लास्ट तक क्रमिक रूप से चलेगी, जैसे धारावाहिक की तरह। जैसे हम ये देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह, इसमें हर बार अलग कड़ी आती है, तो ये मुक्तक से जोड़ लीजिए। और कोई सीरियल है, साथ निभाना साथ ही आए, रिश्ता क्या कहलाता है, जो भी, इसमें एक के बाद एक कथा जुड़ी रहेगी। पहले दिन की कथा नहीं देखेंगे तो अगले दिन की कथा में व्यतिक्रम उत्पन्न होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें प्रबंधात्मकता है। कथा के जो स्रोत हैं वो शुरू से लास्ट पूर्वापर संबंध सहित जुड़े हुए हैं, पहले की घटना बाद की घटना से जुड़ी हुई है। और मुक्तक यानी मुक्त है, फ्री है, उसमें ये प्रबंधात्मकता का गुण नहीं है। विचार की प्रधानता मुक्तक में जरूर रहती है और यही उसे गीति काव्य से भी अलग करता है। मुक्तक में विचार का प्राधान्य रहता है, अनुभूति निष्ठा का विचार उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। एक आलोचक के शब्दों में प्रबंध कवि की किसी महती इच्छा, इतिवृत्ति विधायनी बुद्धि और शिल्प कुशल चेतना का परिणाम है, किंतु मुक्तक कवि की सद्य स्फुरित भावुकता, समास चेतना और भाव विधायनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति। अब हम बात करें मुक्तक की परिभाषा की। तो मुक्तक शब्द की व्युत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मुक्त शब्द पर विचार करना पड़ेगा। मुक्त शब्द मुच धातु से भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले निष्ठार्थक अक्त प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है। यह विशेषता सूचक शब्द है। इस मुक्त विशेषण से ही संज्ञा बनाने के लिए अक्त प्रत्यय जोड़ा गया है और इस प्रकार मुक्तक शब्द का निर्माण हुआ है। कोश ग्रंथों में इस शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं। डॉक्टर रामसागर त्रिपाठी ने अपने शोध प्रबंध मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी में इसके 6 अर्थ किए हैं। इन 6 अर्थों में से इसका एक अर्थ है एक प्रकार का काव्य जो पूर्वापर निरपेक्ष स्वतः पर्यवसित पद्य तक सीमित हो। प्रस्तुत प्रसंग में मुक्तक शब्द का यही अर्थ है। यह मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। संस्कृत के आचार्यों ने मुक्तक की अनेक परिभाषाएं दी है। काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने मुक्तक को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मुक्तकम व्याख्यांतर निरपेक्षयो यह श्लोक है, अर्थात मुक्तक वह श्लोक है जिसे वाक्यांतर की अपेक्षा न हो। अग्नि पुराण में मुक्तक उस श्लोक को माना गया है जो सहृदयों में चमत्कार का आधान करने में समर्थ हो। मुक्तकम श्लोक एक चमत्कारक्षम सताम। ध्वन्यालोक के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। मुक्तक की इन परिभाषाओं में एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है, वह यह कि मुक्तक पूर्वापर संबंध से निरपेक्ष होता है, अर्थात वो अपने अर्थ के द्योतन में स्वतः समर्थ होता है। इस विषय में उसे किसी पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती छंद की अपेक्षा नहीं होती। वह सर्वथा मुक्त भाव से ही किसी नीति या रसपरक विचार का प्रतिपादन करता है। अब हम बात करते हैं मुक्तक काव्य का स्वरूप कैसा है।
अग्नि पुराण के मुक्तक श्लोक एकश चमत्कारक क्षमः सत्ताम श्लोकार्थ के अनुसार मुक्तक अपने आप में स्वयं पूर्ण होते हुए चमत्कार युक्त अर्थ द्योतन की क्षमता रखता है। वह किसी प्रबंध का खंड नहीं होता। उसके पूर्णार्थ द्योतन के लिए किसी अन्य पद्य अथवा पद्य खंड की सहायता अपेक्षित नहीं होती। रसानुभूति की दृष्टि से भी वह सर्वथा स्वतंत्र और स्वयं पूर्ण होता है। प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने भी मुक्तक के स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभिनव गुप्त इन विद्वानों में प्रमुख है। उनके मतानुसार वे पद्य शक्तियां मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं जिनका उनकी पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पद्य पंक्तियों से कोई संबंध नहीं होता और जो स्वयं एक निश्चित पूर्णार्थ द्योतन में समर्थ होती है। अभिनव गुप्त मुक्तक में स्वयं पूर्णार्थ द्योतन की क्षमता होते हुए भी उसे प्रबंध के बीच स्थान पाने की क्षमता आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि उसमें विभाव अनुभाव आदि के द्वारा जो रस निष्पत्ति होती है वही पाठक को रसानुभूति प्रदान करने की क्षमता रखती है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो स्वतंत्र विधाएं हैं। प्रबंध काव्य में अपने संपूर्ण अंगों सहित रस परिपाक की जितनी संभावना भी हो सकती है उतनी संभावना मुक्तक काव्य में संभव नहीं है। किंतु आचार्य आनंदवर्धन का मत है कि प्रबंध काव्य में रस के परिपाक की जितनी संभावना हो सकती है उतनी ही संभावना मुक्तक काव्य में है। किंतु मुक्तक का क्षेत्र प्रबंध की तरह विस्तृत नहीं होता, अतः उसमें प्रबंध काव्य की तरह रस परिपाक उसके समस्त अंगों सहित संभव नहीं है। ये देखने वाली बात भी है। मुक्तक और प्रबंध में विन्यासगत अंतर तो है ही, वस्तुगत अंतर भी है। मुक्तककार तो अपने मानस में रस की विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अपनी एक धारणा बनाता है और इस धारणा से पूरित अनुभूति ही अपने मुक्तक द्वारा अभिव्यक्त करता है, अभिव्यंजित भी करता है। इस प्रकार मुक्तक कवि की एक स्वतंत्र अनुभूति की व्यंजना मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मुक्तक में प्रबंध की तरह इसकी धारा नहीं रहती, जिससे कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। एक उनका प्रसिद्ध कथन इस बारे में कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल मुक्तक में प्रबंध की तरह रस की धारा होना स्वीकार नहीं करते, जबकि आचार्य आनंदवर्धन मुक्तक में भी प्रबंधांतर्गत रसों का पूर्ण परिपाक संभव समझते हैं। दूसरे शुक्ल ने प्रबंध को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुने हुए गुलदस्ते की उपमा दी है। यहाँ उनसे मुक्तक को गुलदस्ता कहने का यही तात्पर्य जान पड़ता है कि वे इसे भाव सुमन का वह संचय मानते हैं जो काव्य सौंदर्य पल्लवों से अलंकृत होकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होता है। रसानुभूति पूर्ण भाव सौंदर्य की दृष्टि से मुक्तक निश्चय ही गुलदस्ते के समान आकर्षक और प्रभावशाली होता है। अंतर केवल इतना ही है कि गुलदस्ते में जहाँ रंग बिरंगे विविध प्रकार के फूल होते हैं वहाँ मुक्तक में केवल एक ही भावाभिव्यक्ति होती है और इस भावानुभूति में पाठक के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसीलिए थोड़ी देर के लिए उनकी हृदय कलिका खिल उठती है। मुक्तक काव्य में रस के सभी अंग उपांगों को स्थान देना तो संभव नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि इसके द्वारा जो भावाभिव्यक्ति होती है वह अवश्य पाठकों के रसानुभव के लिए पर्याप्त होती है। मुक्तक के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है, उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य सहसा सामने ला दिया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में शुक्ल जी मुक्तक की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते जान पड़ते हैं। मुक्तक में एक रमणीय दृश्य का सहसा आनयन होता है। मुक्तक में चयन संयम और मंडन की प्रवृत्ति होती है। मुक्तक में कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव होता है। यदि मुक्तक पर भली प्रकार से विचार किया जाए तो जैसा कि कुछ अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, मुक्तक की 4 प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। पहला है वह बंध निरपेक्ष हो, दूसरा वह अनिबद्ध हो, उसमें यानी कि कथा नहीं होनी चाहिए, एक छंद हो और रसानुभूति में सहायक हो अथवा चमत्कार क्षम हो। हमें इस तरह से जो विचार का हमें खंड चित्र भी कह सकते हैं कि अब आप देखिए ये जो समय है आधुनिक काल है, प्रबंध काव्य लिखे भी नहीं जा रहे, लिखे जा रहे हैं तो गांव देहात या सुदूर कहीं कोने में बैठा कोई कवि लिख रहा है और अपने कस्बे में शहर में कहीं उसको प्रकाशित कर देते हैं, बहुत अधिक दूर तक उसकी पहुंच नहीं है।
प्रबंध में आप खंडकाव्य महाकाव्य दोनों ले लीजिए। हम पूरे आधुनिक काल की बात करें तो साकेत, यशोधरा, प्रिय प्रवास, कामायनी, तुलसीदास, यहाँ तक हमको चर्चित नाम दिखाई देते हैं। उसके बाद हम दीर्घ कविताओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा, ये अपने सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, ये कुछ प्रबंधात्मक कविताएं दिखेगी। और उसके बाद संपूर्ण जो साहित्य है, पद्य साहित्य, उसमें एक तरफा जो साम्राज्य है वो मुक्तक काव्य का है। तो मुक्तक काव्य में रस निष्पत्ति नहीं है, या रस बोध नहीं है, या प्रभावान्विति नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि आप मुक्ति बोध की कविता देखिए, अज्ञेय की देखिए, धूमिल की देखिए, या अभी नंद किशोर आचार्य की देख लीजिए, हरीश भादानी की, इन सब ने मुक्तक में लिखा है और खूब लिखा है, जमकर लिखा है, जीवन के हर भाव बोध पर लिखा है। एक एक श्लोक में, एक एक दोहे में, एक एक गजल में, एक एक शेर में इन्होंने जो भाव पिरोए हैं वो किसी कथा से कम नहीं है। एक छोटा सा दोहा में एक छोटा सा शेर भी अगर हम पढ़ देते हैं दुष्यंत का, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा मयस्सर नहीं चराग इस शहर के लिए। तो इस एक शेर में भी हम एक रस पाते हैं, एक पूरा सीन हमारे सामने क्रिएट होता है। तो मुक्तक कोई छोटी मोटी विधा नहीं है। मुक्तक में प्रबंध जितनी सूक्ष्मता नहीं है, उतना रचना कौशल नहीं है। ये सारी चीजें हम पुराने आचार्यों की मान भी लेते हैं। तो जैसे पहले छंदबद्ध कविता को महिमा मंडित किया जाता था, वैसे कितना भी प्रबंध काव्य को महिमा मंडित हम कर ले, लेकिन मुक्तक का साम्राज्य है, मुक्तक का बोलबाला है, मुक्तक ही इस समय चल रहे हैं काव्य विधाओं के रूप में। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे नजदीकी जो थाती हम साहित्य में छोड़ के जाएंगे पद्य में, वो मुक्तक ही है। इस प्रकार से आज हमने मुक्तक की परिभाषा, मुक्तक का स्वरूप, मुक्तक की विशेषताओं पे बात की। दूसरे दिन हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।